ये देखो यहाँ पे अच्छा हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन कौन से चैप्टर कवर करने वाले हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का ये हम लोग रिवीजन लेक्चर कर रहे हैं, तो मतलब इसमें हम लोग मोस्टली चीजें कवर करने वाले हैं। कैसे कवर करने वाले वो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास वैसे तो टोटल 5 प्रैक्टिकल चैप्टर है, जिसमें से मिनिमम 4 हम लोग को करना ही पड़ेगा, मतलब कोई ऑप्शनल नहीं है। तो उसमें सब लोग, यदि आप मुझसे बोलोगे सर कौन सा चैप्टर ऑप्शन में छोड़ना है, तो मैं बोलूंगा कि कॉस्ट कंट्रोल छोड़ो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जनरल एंट्री है और इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड 2 पार्ट्स है। वो आपको याद करने में डिफिकल्टी हो सकता है, उसके लेजर बना के टैली करने में डिफिकल्टी हो सकता है। तो अभी आपको कौन कौन से चैप्टर करने वो भी मैं बताता हूँ, कैसे करना वो भी बताता हूँ, और एक एक चीज का आज हम लोग 2 चैप्टर यहाँ पर कवर भी करेंगे। अभी देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का देख लेते हैं। एक चैप्टर आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग है, जिसमें एग्जाम में 20 मार्क के सम आएंगे। कितने टाइप्स के सम है, तो यहाँ पर सम की हम लोग बात करते हैं यदि, तो यहाँ पर आपका नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, और इसके अलावा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट है, और इसके अलावा हमारा मेनी कॉन्ट्रैक्ट है। टोटल मतलब हम लोग को इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 मेथड्स है। यदि हम लोग इस चैप्टर का की पॉइंट की बात करें कि मान लेते हैं कि आपके पास एकदम ही टाइम नहीं है, आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है, यदि ऐसा करना रहा एग्जाम में तो ठीक है, तो ऐसे लिए हमारे पास इसमें से ऑप्शन होता है 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स तो मिनिमम हम लोग ऐसे ही ले सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, इसके एक फॉर्मेट होते हैं, चाहे वो आपको नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पूछे, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट पूछे, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट पूछे, मेनी कॉन्ट्रैक्ट पूछे, ठीक है, कोई भी आपको कॉन्ट्रैक्ट पूछे, आपको फॉर्मेट यहाँ पर ऐसे बनाना है, पर्टिकुलर्स रुपीस करेगा। अभी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपेंसेस रहेंगे, मतलब जो आपको सम दिया रहेगा, उस सम के अंदर जितने भी एक्सपेंस दिए रहेंगे, मतलब दिया कैसे रहेगा एग्जाम में, आपको एक ऐसा पार्ट्स दिया रहेगा, इसके अंदर बहुत सारे आइटम आपको दिए रहेंगे, तो उसके अंदर जो कुछ भी आपको खर्चे या एक्सपेंसेस जो कुछ भी दिखते रहेंगे, उसको उठा के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने का। क्या लिखने का, एक्सपेंस लिखने का। एक्सपेंस किसका, कॉन्ट्रैक्ट का लिखने का। किसका लिखने का, कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस लिख देने का। दूसरा डेप्रिसिएशन, प्लांट का डेप्रिसिएशन निकाल के लिखने का। मैं यहाँ पर वर्ड यूज किया कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस, मतलब कोई भी एक्सपेंस, ठीक है, जो आपको पढ़ के ऐसा लगता रहेगा रीड करके कि ये खर्चे हैं, उसको उठा के कहां पे लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। कॉन्ट्रैक्ट का जो भी रहेगा, डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करके निकाल के लिखना है, तो एक सम करोगे तो शायद से आपको डेप्रिसिएशन निकालने आ जाएगा। नहीं भी रहेगा तो जो प्लांट का आइटम दिया रहेगा उसके ऊपर जितना % बोला रहेगा, ठीक है, उतने % निकालने को लिख देने का। दूसरा, इसके अंदर जो दूसरा यहाँ पर आइटम आएगा, यदि मटेरियल आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे, हम लोग मटेरियल भेज रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल इशू करना, चाहे वो डायरेक्ट रहे इनडायरेक्ट रहे, कोई मैटर नहीं करता है। यदि हम लोगों ने मटेरियल को इशू किया है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो आप लोग को थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स के अंदर हम लोग को बेसिकली, यदि मतलब अभी हम लोग सम तो हर एक चैप्टर का करेंगे, जस्ट बता रहा हूं कि यदि आपको ऐसा लगा कि कोई चीज हम लोग को थोड़ा एडवांस में हम लोग को समझ लेना कि अभी मुझे एक ही लेक्चर में नहीं टाइम मिल पा रहा है, तो ये काम कर सकते हो आप लोग। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रहेगा, डेबिट रहेगा, क्रेडिट रहेगा। यहां पर आ जाएगा मटेरियल इशू। यदि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल इशू कर रहे हैं वो लिख देंगे, और एक्सपेंसेस, ठीक है, कौन से एक्सपेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपेंसेस। किसके एक्सपेंस रहने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपेंस रहेंगे, और डेप्रिसिएशन रहेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी खर्चे रहेंगे उठा के लिख देना है, और कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग जो कुछ भी यदि मटेरियल इशू किया, कहां पे, कॉन्ट्रैक्ट के पास मटेरियल हम लोगों ने भेजा इशू किया, वो मटेरियल को लिख देना है। इसके अलावा प्लांट का डेप्रिसिएशन निकाल के वो लिख देने का, ठीक है। तो मोस्टली यदि हम लोग ज्यादा डिटेल में ना, आपको अभी एक्सपेंस मतलब वो कुछ भी हो सकता है, वेजेस पे किया वो भी एक्सपेंस होता है, इंश्योरेंस पेमेंट किया वो भी एक्सपेंस होता है, हम लोग आर्किटेक्ट का फीस पे किया वो भी एक्सपेंस होता है, ऑडिट फीस किया एक्सपेंस, मतलब जो एक्सपेंस रहता है उसको इसके अंदर लिख देने का डेबिट में। क्रेडिट साइड में क्या लिखने का, तो क्रेडिट साइड में
WIP लिखने का, और इसके अंदर एक मटेरियल एट साइट लिखने का, मटेरियल एट साइट मतलब साइट पे मटेरियल बचा हुआ रहेगा, वर्क अनसर्टिफाइड और वर्क सर्टिफाइड, ये आइटम लिखने का। ठीक है, अभी इसके आइटम इतना यहां पर लिख देना है, मतलब ये सब कुछ एक ही के अंदर आपको दिया रहेगा, सिर्फ उठा के कॉन्ट्रैक्ट के जितने खर्चे रहेंगे यहाँ पे लिखने का, ये 3 आइटम खोज के यहाँ पे लिख देने का। इन केस कोई भी मटेरियल जा रहा है, क्या हो रहा है आपके पास से जा रहा है, ठीक है, किसी भी वजह से जा रहा है, तो यदि मटेरियल आपके पास से जा रहा है तो उसको कहां पे लिखने का, क्रेडिट साइड में लिखने का। ठीक है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, कुछ भी हो रहा है, आपको ऐसा समय लग रहा है कि मटेरियल हमारे पास से जा रहा है तो लिखने का। ये आपका ओवरऑल पोस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यदि आप इतना करते हो तो मैं मिनिमम बताता हूँ 20 मार्क्स में से आपको 10-12 मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाता, मतलब जितना मैंने वर्ड बताया है सिर्फ इतने वर्ड आपको याद रहते हैं और एग्जाम में वही फॉलो कर लेते हो तो ठीक है। आपको दिया क्या रहेगा, आपके पास एक ऐसा टेबल दिया रहेगा जिसके अंदर बहुत सारे आइटम दिए रहेंगे, उसमें से कुछ जो खर्चे के आइटम रहेंगे यहाँ पर आएंगे, WIP के आइटम, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइड कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और यदि आपके पास से कॉन्ट्रैक्ट से मटेरियल गया तो क्रेडिट साइड में लिखने का। अभी इसके अंदर दिए हुए आइटम के अंदर से 2 आइटम को नहीं लिखने का, 2 ऐसे 3 पकड़ लो कि कौन कौन से नहीं लिखना है। एक कैश रिसीव दिया रहेगा, वो हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते, इसको हम लोग फॉर्मूले के अंदर हम लोग यूज करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया रहेगा, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया रहेगा, वो भी हम लोग यूज नहीं करते, फॉर्मूले के अंदर आता है। और इसके अंदर एक प्लांट दिया रहेगा, तो प्लांट ना लिख के हम लोग प्लांट का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट लिखते हैं। यदि इनकेस आप प्लांट यहाँ पर लिखते हो तो रॉन्ग नहीं होता है, बट फिर उसकी आपकी दूसरी वैल्यू निकाल के, क्लोजिंग वैल्यू निकाल के यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। यदि आपने प्लांट को उठा के यहाँ पे लिख दिया तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद जो क्लोजिंग वैल्यू रहेगा वो कहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में। तो इससे बेस्ट है कि आप क्या करना, जो भी दिया रहेगा उसको क्या कर देना, लिख देना। इसके बाद इसका टोटल मानना, यदि इस साइड में डिफरेंस आया तो लॉस लिख देने का, कॉस्टिंग लॉस लिख देने का। यदि इस साइड डिफरेंस आया तो उसको नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं, नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी ये नोशनल, अभी इतना जो प्रोसेस है वो चाहे आपको नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पूछेगा उसके अंदर भी सेम होता है, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट पूछेगा तो एस्टिमेटेड में 2 कॉलम दिया रहेगा, तो ऐसे ऐसे 2 फॉर्मेट बना देने का। ठीक है, और दोनों के अंदर क्या करने का, ऐसे ऐसे उसके पोस्टिंग कर देने का, 2 अमाउंट भी दिया रहेगा, दोनों के अंदर पोस्टिंग कर देने का। सिर्फ उसके अंदर ये जो यहाँ पर क्लोजिंग रहेगा ना, और नेक्स्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट में ओपनिंग कर देना। अभी मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, समझेगा नहीं कैसे करते, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। अभी मैं जस्ट आपको एकदम शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ कि आपके पास कुछ भी करने का ऑप्शन नहीं है। आपने आज मैंने पढ़ा है, इसके बाद आपको मान लो ये लेक्चर के अलावा दोबारा कभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए भी नहीं मिला तो भी एग्जाम में आप 10 से 12 मार्क्स हर एक सम के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के ले सकते हो। ठीक है, कैसे, जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतने कॉन्सेप्ट आपको याद करने हैं। यदि कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट दिया रहेगा तो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट में आपको 2 साल का दे सकता है, 3 साल का दे सकता है, तो जितने साल का दिया रहेगा उतना ऐसा ऐसा कॉलम बनाने का, फॉर्मेट बनाने का। फर्स्ट ईयर वाले में फर्स्ट ईयर का डेटा पुट करने का, सेकंड ईयर वाले में सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर वाले में थर्ड ईयर का पुट करने का। मिनी कॉन्ट्रैक्ट दिया रहेगा तो उसमें भी आपको 2 कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, 3 दे सकता है। मिनी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस, मतलब होता है कंटिन्यूअस ईयर रहेगा। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल हो सकता है। और मिनी कॉन्ट्रैक्ट मतलब 2 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एक ही साल में मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट मुंबई में चल रहा है, दूसरा पुणे में चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर मिनी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो आप उसमें 2 कॉलम बनाने का और उसका पोस्टिंग कर देने का। ठीक है, हाँ, इसके आगे भी प्रोसेस होता है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। यदि आपको 20 में से 20 चाहिए तो ये जो नोशनल प्रॉफिट रहता है इसमें से कुछ अमाउंट को हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ता है, कुछ अमाउंट को रिजर्व में ट्रांसफर करना रहता है। तो जब हम लोग इस चैप्टर में आएंगे तो उसको हम लोग डिटेल से सीखेंगे जब ये चैप्टर पढ़ने जाएंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है तो आपको ऐसा पूरा ब्लैंक नहीं होना चाहिए। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट पता है, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट होता है जिसमें यहाँ पर पर्टिकुलर्स रहता है, रुपीस रहता है, जो भी खर्चे रहते हैं डेबिट में लिखते हैं। जो क्रेडिट साइड में इनकम वर्ड यहाँ पर नहीं यूज होता है, WIP रहेगा जिसके अंदर जितना काम आपको वर्ड लिख कर देगा, जितना ये वर्ड मैं लिख के दिया हूं यहाँ पर ना, ये वर्ड आपको जो सम रहेगा वो सम के अंदर दिया रहेगा ऑलरेडी। आपको वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइड दिया रहेगा, उसको उठा के लिखने का आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये बेसिकली बस याद रखो यहाँ पर कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 4 मेथड हम लोग को सीखने होते हैं और इसके अंदर ये शॉर्टकट फॉर्मेट ये होता है जिसमें से अपने को गारंटेड 20 मार्क का ही सम आता है। ठीक है, छोटा सम आता भी नहीं यहाँ से, मोस्टली 20 मार्क के आपको कभी कभी 2 सम पूछते हैं,
बट वो दोनों सम ऑप्शन में भी हो सकते, तो आप ऐसा नहीं काउंट करके जा सकते हो कि एक चैप्टर 20 मार्क का पढ़ के गया तो 40 मार्क्स मिल जाएगा। आया तो अच्छी बात है, बट हम लोग मान के चलते हैं मिनिमम 20 मार्क्स तो ये चैप्टर आपको देकर ही जाएगा किसी भी कंडीशन में। इसके बाद दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका है यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग। अब ये प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमारे पास ये भी आपको मिनिमम 20 मार्क का आएगा, मतलब 20 मार्क का सम रहेगा। इसके भी हर साल दो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, 20-20 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है, बट ऑप्शन में पूछता, ठीक है। तो यदि ऑप्शन में नहीं पूछा तो अच्छी बात, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर भी कितने मेथड्स आपको पढ़ने हैं, इसके अंदर भी 3 मेथड पढ़ने। एक नॉर्मल प्रोसेस पढ़ना है हम लोग को, नॉर्मल मेथड्स है। दूसरा हम लोग का है पार्सली सोल्ड एंड ट्रांसफर मेथड है, ट्रांसफर मेथड है। और इसके अलावा ट्रांसफर मेथड है, इसके अलावा हमारा एक रहता है स्टॉक लेजर मेथड, स्टॉक मेथड। एक फोर्थ भी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर उसको पार्सली ट्रांसफर टू वेयर हाउस, बट वो जैसा यदि आपको सोल्ड का आता है तो वेयर हाउस का ट्रांसफर का भी आ जाएगा, वो कोई स्पेशल नहीं रहता है, मतलब इसका ही पार्ट्स रहता है, बट उसको यहाँ पर जहाँ पे पार्टली हम लोग सोल्ड कर दे रहे हैं वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। अभी इसके फॉर्मेट क्या होते हैं, मान लेते हैं कि आपको इसके बाद टाइम नहीं मिल रहा है, आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, या आज के ही लेक्चर सुनने के लिए मिल रहा है, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या रहना चाहिए, इसमें भी अपने को 20 मार्क में से 10-12 मार्क्स इजिली हम लोग ले सकते हैं, सिर्फ अपने को पोस्टिंग से मिल जाएगा। वो पोस्टिंग का तरीका क्या रहता है और इसके फॉर्मेट क्या होते हैं। क्या हुआ, दिख नहीं रहा है। एक मिनट रुकिए, उसका वाईफाई ऑन करना है। हाँ पहले कनेक्ट कर, उसके बाद में कौन से नाम से OnePlus। हाँ हाँ अभी कुछ दिख रहा है इसमें, तो दिख रहा है। ये यहाँ पे दिखना है। कनेक्ट हुआ क्या लोग का, ये यहाँ पे देखना है। प्रोसेस कॉस्टिंग का देखो फॉर्मेट क्या होता है। ये यहाँ पे देखना बच्चा, इसके प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर भी प्रोसेस कॉस्टिंग के एक फॉर्मेट, एटलीस्ट एक बार अभी फॉर्मेट समझ के चलो, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया रहे कि कौन कौन से चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने हैं और कौन कौन से टाइप्स के फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक बार ये समझ लो, उसके बाद जो चैप्टर रहेगा हम लोग चैप्टर में चलेंगे। तो अभी जो प्रोसेस कॉस्टिंग हमारा होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग के फॉर्मेट में एक पर्टिकुलर्स होता है यहाँ पर, और एक 3 कॉलम होता है, एक में यूनिट लिखते हैं, एक में रेट लिखते हैं हम लोग, एक में रुपीस लिखते हैं, फिर पर्टिकुलर्स लिखते हैं, यूनिट, रेट, रुपीस। अभी यहां पर आपको मेन समझना कि यदि नॉर्मल प्रोसेस पूछा है तो नॉर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कोई प्रोडक्ट कई सारे प्रोसेस से होके जाता है। प्रोसेस का मतलब होता है अलग अलग चीजों से होके गुजरना, ठीक है। तो जब कोई चीज प्रोसेस में होके जाएगा, अलग अलग प्रोसेस से होके जाएगा, तो उसका एक ही प्रोसेस नहीं रहता, ठीक है। जैसे ए प्रोसेस से होके गया, बी से होके गया, सी से, मतलब 3 अलग अलग प्रोसेस से होके गया। तो ऐसा ही 3 फॉर्मेट बनाने का, ठीक है। यदि आपके समय 2 प्रोसेस दिया तो 2 बनाने का, 3 दिया रहेगा तो 3 बनाने का, मोस्टली 3 दिया रहता है एग्जाम में। तो ये फॉर्मेट आपको बनाना है, ठीक है। अभी ये फॉर्मेट के अंदर क्या है, पर्टिकुलर्स है, यूनिट है, रेट है, रुपीस है। पर्टिकुलर्स है, यूनिट है, रेट है, रुपीस है। यूनिट जो आएगा वो सिर्फ एक बार आएगा जब हम लोग मटेरियल को इंट्रोड्यूस करेंगे। पहली बार हम लोग मटेरियल को क्या करेंगे,
प्रोसेस में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जब हम लोग पहली बार मटेरियल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो प्रोसेस अकाउंट के कहां पे लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इनपुट मटेरियल आता है, इनपुट मटेरियल, मतलब हम लोग पहली बार मटेरियल 100 केजी मान लो इनपुट किया मैंने, और आपको सब में ऐसा दिया रहेगा कि 1 केजी का 10 रुपए प्राइस है, 20 रुपए प्राइस है, 5 रुपए प्राइस है, कुछ ना कुछ आपको दिया रहेगा। जो दिया रहेगा वो रेट यहाँ पे लिखना है और मल्टीप्लाई करके आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। हाँ, कि जैसे 10 केजी हम लोगों ने इनपुट किया और 1 केजी का 10 रुपए भाव है, तो 10 केजी इनपुट किया 10 के रेट में, तो हमारा जो अमाउंट रहेगा वो आ जाएगा। तो हमारा अमाउंट आता है। तो इससे ये पता चलता है कि यदि हमारे पास मटेरियल आएगा ना, जो कॉन्सेप्ट है सेम है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में भी मटेरियल आया तो डेबिट साइड में लिखते थे, प्रोसेस में भी यदि हम लोग शुरू में मटेरियल इनपुट करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल है चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल है, सब कहाँ पे लिखने का, डेबिट में लिखने का। इसके अलावा प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी खर्चे रहेंगे, प्रोसेस से रिलेटेड जो प्रोसेस एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे वेजेस पेमेंट किया, फैक्ट्री ओवरहेड है, इनडायरेक्ट खर्चे है, डायरेक्ट खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंस दिखेगा ना, सब कहां पे लिखने का, डेबिट साइड में लिखने का, उठा के पोस्टिंग कर देने का। अभी ये आपको 3 प्रोसेस पूछा तो मतलब तीनों में वो पोस्टिंग हो जाएगा, मतलब तीनों में उठा के आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा आपको सब में एक नॉर्मल लॉस दिया रहेगा। नॉर्मल लॉस मतलब होता है कि हर एक प्रोसेस में कुछ ना कुछ क्या होता है, लॉस होता है। तो ऐसा यदि आपको नॉर्मल लॉस दिया रहेगा तो ये जो इनपुट मटेरियल रहेगा, जितना यूनिट उसके ऊपर निकालेंगे, जैसे मान लो 100 यूनिट है, आपको परसेंटेज में दिया नॉर्मल लॉस के 5%, 10% आपका नॉर्मल लॉस हुआ, तो जो यहाँ पर इनपुट आप किए रहोगे ना, उसका 10% निकालने का, यहाँ पे लिखने का। फिर इसका स्क्रैप वैल्यू दिया रहता है, मतलब जो हमारा लॉस होता है ना, जो भंगार निकलता है हम लोग बोलते हैं, उसको भंगार के भाव में हम लोग क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। हम लोग 2 रुपए में बेचा, 1 रुपए में बेचा, तो यहाँ पर वो भंगार का रेट लिखने का और जितना अमाउंट में हम लोगों ने सोल्ड किया वो लिखने का। ये होता है आपके सम का 70% पार्ट सॉल्व हो जाता है। मतलब ये 70% एक काम आपके 3 प्रोसेस पूछा, तीनों में होगा। अभी बचता क्या है, 2 चीज बचता है, एक आउटपुट बचता निकालने के लिए, एक आपके सब में अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन आ सकता है। मतलब आउटपुट का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे हम लोगों ने 100 यूनिट इनपुट किया तो मेरा 5 यूनिट का लॉस हो गया, तो मेरा आउटपुट कितना आना चाहिए, 95 आउटपुट आना चाहिए। लेकिन आपको सब में मान लो पहले से आउटपुट दे दिया, आपको बोलता कि नहीं आपका 95 आउटपुट नहीं आएगा, आपका जो आउटपुट है ना वो 92 आएगा। इसका मतलब होता 3 यूनिट एक्स्ट्रा हम लोग को लॉस हो गया। तो जब हमारा नॉर्मल लॉस के अलावा एक्स्ट्रा कोई लॉस होता है तो उसको हम लोग अब नॉर्मल लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो अब नॉर्मल लॉस कभी भी सम में नहीं दिया रहेगा। उसको कैसे निकालना है, जितना आपने यूनिट इनपुट किया उसमें से नॉर्मल लॉस वाला यूनिट माइनस करना, जो आपको एक आएगा आउटपुट का, जो आना चाहिए आउटपुट, और जो एक्चुअल में आउटपुट आया। ठीक है, जैसे मुझे आना चाहिए तो 95, बट आपको सम में एक्चुअल में लिख के दिया कि आपका आउटपुट कितना 92 है, तो इसका मतलब 95 में से 92 माइनस कर देने का 3 रुपीज जो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है ना, उसको हम लोग अब नॉर्मल लॉस बोलते हैं। ऐसे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है अब नॉर्मल गेन। मैंने 100 यूनिट इनपुट किया, इसमें से 5 हमारा लॉस होना चाहिए था। 100 यूनिट इनपुट किया, लॉस कितना होना चाहिए था, 5 लॉस हुआ। मेरा आउटपुट आना चाहिए 95 और मेरा आउटपुट आ गया 96, 97 आ गया। मतलब जितना आउटपुट आना चाहिए तो उससे ज्यादा आ गया, तो उसको हम बोलते हैं अब नॉर्मल गेन। यदि आपको अब नॉर्मल लॉस आएगा तो क्रेडिट साइड में लिखने का अब नॉर्मल लॉस, और यदि अब नॉर्मल गेन आया तो यहां पे लिखने का अब नॉर्मल गेन। ठीक है, और ये क्या आएगा, यूनिट आएगा। जैसे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, सिर्फ यूनिट मिलेगा। यदि आपको सब में ये आउटपुट पहले से दिया कि 92 आउटपुट आया, तो आउटपुट को कहां पे लिखने का, बाई क्रेडिट में साइड में लिख देने का, बाई आउटपुट करके जितना भी रहेगा वो आउटपुट यहां पे लिख देना। सिर्फ यहां पर एक चीज बच जाता है, पूरा इतना सब कुछ आपको सम में दिया रहता है, सिर्फ उठा के लिखना रहता है। एक छोटा सा कैलकुलेशन बताया, अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन निकालना रहता है। इसके अंदर जो कुछ भी अभी तक लिखा सब कुछ आपके क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है, सिर्फ उसमें से उठा के पोस्टिंग करना रहता है। 3 प्रोसेस बोला तो 3 बार ऐसा बनाने का, फॉर्मेट 3 बनाने का और तीनों में लिखने का। अभी सिर्फ एक चीज इसका बच जाता है कि जो ये आउटपुट आता है ना, उसका रेट कभी कभी नहीं दिया रहता, कभी कभी क्या 80-90% टाइम नहीं दिया रहेगा, तो उसका रेट निकालना रहता है। तो रेट का जो फॉर्मूला, वो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, बट वो फॉर्मूला आपको अभी समझेगा भी नहीं, याद भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी जब हम लोग चैप्टर करने जाएंगे, प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो समझेगा। फिर भी आपको एक नॉलेज के लिए बता देता हूं कि यदि आपको आ गया तो समझ जाना कि चैप्टर का 80-90% कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए।
ये रेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला रहता है अमाउंट लेने का डेबिट साइड का और इसमें से माइनस करने का नॉर्मल लॉस का अमाउंट और डिवाइड करने का इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। मतलब इस साइड के जो डेबिट साइड है ना, ये डेबिट साइड के अमाउंट मतलब ये अमाउंट का कॉलम है, ठीक है। यदि अमाउंट का कॉलम ये 10,000 है तो 10,000 हम लोग लिखेंगे। ये नॉर्मल लॉस में हमारा 10 यूनिट का लॉस हुआ था 2 रुपए के रेट में, तो 20 रुपए आया। तो ये 20 रुपए नॉर्मल लॉस का अमाउंट माइनस करने का। इनपुट यूनिट मतलब यदि मैंने 100 यूनिट इनपुट किया था और नॉर्मल लॉस में 10 यूनिट हो गया तो 90 यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 9,980 डिवाइड बाई 90। तो जो रेट आएगा वो रेट को यहाँ पर लिखने का इसका टैली कर देने का, ठीक है। और इसका ये जो आउटपुट रहेगा वो नेक्स्ट वाले प्रोसेस का, जैसे ए है तो दूसरा वाला प्रोसेस मेरा क्या रहेगा, बी रहेगा। इसका आउटपुट नेक्स्ट वाले प्रोसेस में क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इनपुट आया था, ये हमारा होता है प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। तो ऐसे यदि आपको नॉर्मल वाला मेथड से पूछा तो ऐसे निकालने का। यदि मान लेते हैं नॉर्मल के अलावा आपको पार्सली सोल्ड और पार्सली ट्रांसफर पूछा तो कैसे सॉल्व करना है, एक बार छोटा छोटा सब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसमें से 10% भी आपको बैठा रहेगा। जब हम लोग चैप्टर सॉल्व करने जाएंगे तो आपको मोस्टली चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में आप कभी बीच में एक लेक्चर मिस भी हो गया किसी चैप्टर का तो आपको लॉस नहीं होगा। यहाँ पर ले ले बच्चे, तो ले ले। हो गया? अभी रब करूं? ये मैंने नॉर्मल प्रोसेस का बताया। यदि हम लोग ये पार्सली सोल्ड और ट्रांसफर वाला करेंगे तो इसके भी फॉर्मेट क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। इसके भी फॉर्मेट सेम बनेंगे। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, और यहां तक जो वहां पे प्रोसेस मैंने बताया था ना इसके पहले, सेम प्रोसेस सॉल्व करने का जैसा मैंने बताया था पूरा वैसे सॉल्व करने का। इसका जो यहाँ पर आउटपुट रहेगा ना, मैंने वो वाले में पूछा, इसके पहले वाले में बताया था कि उसको हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देते। यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं ट्रांसफर करने का, ये प्रोसेस को यहाँ पे क्लोज कराओ ना, उसके नीचे थोड़ा जगह छोड़ के रखने का और इसका जो आउटपुट रहेगा यहाँ पे लिख देने का। जो रेट आया रहेगा वो रेट लिखने का, अमाउंट लिखने का। यहाँ पर टू आउटपुट ब्रॉट डाउन आएगा, फिर यहाँ पे लिखने का बाई सोल्ड। सब में आपको बोला रहेगा कि हम लोग का आउटपुट का 20% सोल्ड कर दिया, तो जो भी आउटपुट आया रहेगा उसका 20% लेने का, आउटपुट का 20% निकाल के यहाँ पे लिख देने का। आपको कौन से रेट में सोल्ड किया सब में दिया रहेगा, अमाउंट आ जाएगा। जैसे मान लो 100 कोई भी चीज 100% रहता है, 20% सोल्ड कर दिया तो बचा हुआ कितना, 80%। यहाँ पर बचा हुआ 80% जो रहेगा आउटपुट का, उसको आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस लिखने का और वो अमाउंट को कहाँ पे ट्रांसफर कर देने का, नेक्स्ट प्रोसेस में 80% को ट्रांसफर कर देने का। इसमें याद रखने वाली क्या है, जब आउटपुट ट्रांसफर करेंगे तो जो आउटपुट का रेट आया रहेगा वो रेट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। सेल्स का रेट आपको सब में दिया रहेगा, तो यहाँ पे दूसरा मेथड होता है। इसके अलावा एक तीसरा मेथड रहता है, सब में प्रोसेस सब में सेम बनने वाला, प्रोसेस में कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ मेथड में चेंजेस कहाँ पे होगा, उसके आगे थोड़ा चीजें एडिशन होती है। यहाँ पर स्टॉक मेथड मान लो, तो स्टॉक मेथड में क्या होगा, हर एक प्रोसेस का स्टॉक अकाउंट बनेगा। जैसे यहाँ पर प्रोसेस ये हम लोगों ने बनाया, ये हमारा प्रोसेस अकाउंट है, उसके नीचे ही जस्ट हम लोग को एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका नाम रहेगा प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट। प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट, ए प्रोसेस ए अकाउंट से मान लो, और ये प्रोसेस ए क्या हो जाएगा, स्टॉक अकाउंट हो जाएगा। तो अभी स्टॉक अकाउंट में क्या करना है, इसका जो आउटपुट आया रहेगा वो आउटपुट को यहाँ पर लिख देने का। ये तो पार्सली सोल्ड वाले में भी करते थे, तो इसमें नया क्या है, इसमें नया ये रहेगा कि यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, और यहाँ पर क्या दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक लिख देने का, जो नया वाला आउटपुट रहेगा वो लिखने का, बाद में इसका टैली करके जो डिफरेंस आएगा उसको नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देने का। इसके ऊपर का जो पार्ट है जो हम लोगों ने पहले सीखा वही रहेगा। प्रोसेस के जितने भी खर्चे रहेंगे डेबिट में लिखेंगे, नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में लिखेंगे, माइनस करके आउटपुट निकाल लेंगे, प्रोसेस पूरा वही रहेगा। सिर्फ यहाँ पर दो चीजें ऐड हो जाएंगी आउटपुट का, यहाँ पे क्लोजिंग और ओपनिंग का। ये दो चैप्टर है जो कि 20-20 मार्क के कंफर्म आएंगे।
इसके बाद का जो जो दो चैप्टर वो भी मैं बता देता हूं आप लोग को। ये मार्जिनल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दोनों मिला के आपको 20 मार्क का एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो एक जो चैप्टर रहेगा इसमें से 10-10 मार्क का रहेगा। रेयर केस रहेगा कि एक ही चैप्टर से 20 मार्क का आ जाए, ठीक है। कभी कभी बहुत बड़ा समय आया तो ही 20 मार्क का आएगा, अदरवाइज 20 मार्क आपको प्रोसेस अकाउंट में मिलेगा, 20 मार्क्स आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मिलेगा, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में मिलेगा, और 10-10 मार्क का ये दोनों चैप्टर आते हैं साथ। फिर भी एक चैप्टर रिस्क में रहता है, कभी कभी हम लोगों ने मान लो इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड वाला जो चैप्टर है, ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल उसको बोलते हैं, यदि उसके एक के ऑप्शन में दूसरा पूछ रहा है तो रिस्क रहता है। देखो मैं बोल रहा हूँ आप लोग लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो तो ये मत गलत समझना कि ये 1% का हम लोग रिस्क ले रहे हैं, बट अभी तक फिलहाल कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट के ऑप्शन में कॉस्ट कंट्रोल ही पूछे। लेकिन यदि पूछ लिया कभी तो हो सकता है आपको 10 मार्क का पेपर छूट भी सकता है, ठीक है, यदि वो चैप्टर को छोड़ के जाते हो। यदि वो चैप्टर पढ़ के जाते हो तो चैप्टर को पढ़ने के लिए अलग से आपको 4 से 5 लेक्चर जाएंगे, फिर भी उसकी गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ जनरल एंट्री है, पूरे वो याद करने वाले, मतलब कुछ 23-24 जनरल एंट्री है और उसके बेस पे लेजर बनता है। तो यदि आपको करना तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट यदि आपको रिस्क, थोड़ा सा रिस्क लेना तो आप ये सब चैप्टर को अच्छे से करके जा सकते हो। अभी इसके अंदर जो चैप्टर है यहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग आएगा, और ये मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपको 10 मार्क्स हम लोग पकड़ के चलते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग का एक फॉर्मेट होता है, और ये फॉर्मेट होता है सेल्स। हम लोग सेल्स में से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो जो अमाउंट आता है उसको हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसमें से लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, और लास्ट में आपको क्या आ जाता है? प्रॉफिट आता है। तो ये फॉर्मेट आपको फॉलो कर लेना है, मतलब ये फॉर्मेट आपको याद रखना है इस चैप्टर के लिए। इसमें जो कुछ भी कैलकुलेशन रहता है सब फॉर्मूले बेस्ड रहता है। एक पीबी रेशियो होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करने का सेल्स से, मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 करने का। दूसरा यहां पर होता है, इसके अंदर 2 ईयर्स का डेटा दिया रहता है कभी कभी, तो 2 ईयर्स का डेटा रहेगा तो सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करने का फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, डिवाइड बाय सेकेंड ईयर सेल्स माइनस फर्स्ट ईयर सेल्स इनटू 100। मतलब ये दोनों आप फॉर्मूला याद कर लिए तो 1 मार्क्स फिक्स है, ये कंफर्म, कोई भी ऐसा सम नहीं रहेगा जिसके अंदर पीबी रेशियो नहीं निकालने के लिए आएगा। दूसरा ब्रेक इवन सेल्स पूछा जाता है। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। यदि आपको ये अमाउंट में पूछा तो यदि ब्रेक इवन सेल्स आपको, ब्रेक इवन सेल्स जो रहेगा आपको यदि मान लेते हैं यहां पर यूनिट में पूछा तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन होता है। याद रखना जब जब यूनिट में पूछेगा तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन होगा, और जब जब आपको कोई चीज रुपीस में पूछा रहेगा डिवाइड बाय पीबी रेशियो। नीचे का पार्ट फिक्स है, नीचे या तो पीबी रेशियो आएगा या तो कंट्रीब्यूशन आएगा। यूनिट की बात हुआ तो कंट्रीब्यूशन, यदि रुपीस की बात हुआ तो पीबी रेशियो। तो सिर्फ आपको याद क्या रखना है? ऊपर की चीजें याद रखना, ठीक है। किसका याद रखना है? ऊपर का। नीचे वाला फिक्स है कि आपको कंट्रीब्यूशन आएगा या तो पीबी रेशियो आएगा, सिर्फ आपको ऊपर का याद रखना है। तो ऊपर कैसे याद रखने का? एक बार कंट्रीब्यूशन डिवाइड करेंगे तो कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करेंगे तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, तो पीबी रेशियो हम लोग को मिल गया। दोबारा भी हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है? यहाँ पर ब्रेक इवन सेल्स निकालना, तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करने का, और यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा तो प्रॉफिट को डिवाइड करने का। किसको डिवाइड करने का? प्रॉफिट को। यदि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी सब में पूछा तो प्रॉफिट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। यदि रुपीस में पूछा तो, यदि यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको यूनिट में पूछ लिया तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। एक इसमें और आता है डिजायर सेल्स पूछता है या डिजायर प्रॉफिट आपको पूछ सकता है, दोनों में से कुछ भी पूछे, ठीक है। डिजायर सेल्स या प्रॉफिट, फॉर्मूला सेम यूज होगा इसके लिए। सेल्स इक्वल टू, दिख नहीं रहा है,
यहां पे मैं लिखता हूं, यदि आपको डिजायर सेल्स पूछा या फिर प्रॉफिट पूछा, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीबी रेशियो। और यही यूनिट में पूछेगा तो क्या रहेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन। तो मतलब ये सिर्फ मिला के ये मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ने के लिए आपको इतने से फॉर्मूले याद रखने हैं, एक फॉर्मेट, ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है। इसको रब करो क्या, किसी को लेना तो फोटो इसका ले लो, चाहे काम आ गए फॉर्मूले याद करने, क्योंकि हाँ बोल बच्चा। ब्लर देखिए वो लोग को वाईफाई कनेक्ट है कि नहीं यार, बोल रहे बच्चा क्या हुआ बच्चा? तेरा देखो वाईफाई चल रहा है ना या नेट तो चल रहा है ना? फोटो भेजता हूँ, रुक जा, फोटो भेज। हाँ कर रहा हूँ बच्चा, सुजल फोटो भेजना। अरे भेज रहा हूँ, रुक तो सही। फोन आ रहा है क्या? भेज दिया, रब करो इसको। अभी इसी में एक चीज और आप लोग यहाँ पे सीख लो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। अभी जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, हम लोग अभी स्पेशली सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर दो मेथड्स हैं। एक रहता है मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करना, एक रहता है यहां पर लेबर वेरिएंसेस कैलकुलेट करना। अभी ये सब के अंदर तीन तीन फॉर्मूले हैं। एक हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस रहता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मैंने शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं पूरा फॉर्मूला लिख के दूंगा डिटेल में। अभी के लिए सिर्फ शॉर्टकट ही सीखो। स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करने का आ जाएगा। दूसरा रहता है मटेरियल रेट वेरिएंसेस या प्राइस वेरिएंसेस, उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल रेट वेरिएंसेस, या इसको हम लोग प्राइस वेरिएंसेस भी बोलते हैं। यहाँ पे मटेरियल रेट या प्राइस वेरिएंसेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मटेरियल रेट वेरिएंसेस और प्राइस। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी आता है। अब ये फॉर्मूला देख के आप लोग टेंशन मत लेना, जब ये चैप्टर सिखाऊंगा तो कैसे फॉर्मूले याद करने उसके भी मैं शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा। मतलब ये चैप्टर के जो फॉर्मूले याद करने हैं उसका आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो एकदम सिंपल तरीका मैं बताऊंगा, वो याद हो जाएगा आपको। इसके बाद एक आता है मटेरियल इफिशियंसी वेरिएंसेस। अभी मटेरियल इफिशियंसी वेरिएंसेस है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट होता है, ये आपके फॉर्मूले रहते हैं। अभी ये लेबर में यदि पूछ लिया तो लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस पूछा, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। सिर्फ फर्क यहाँ पे रहेगा लेबर का रहेगा। दूसरा यदि हम लोग को लेबर रेट वेरिएंसेस पूछा तो स्टैंडर्ड आर्स हो जाएगा, जहां पर सॉरी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट होगा, जहां पर यहाँ पर मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअल आवर्स आ जाएगा, आवर्स में कि कितने आवर्स काम करते लेबर। इसके बाद यहाँ पर लेबर इफिशियंसी वेरिएंसेस बोला तो इसका फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। मतलब तीन 6 फॉर्मूले हैं, उसमें से सिर्फ 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, दूसरा रिप्लेस होगा, ठीक है। फॉर्मूला यही रहेगा, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट रहेगा।
यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू में जहां पर यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी आता है, लेबर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आवर्स यूज करते हैं। ऐसे यहाँ पर मटेरियल इफिशियंसी वेरिएंसेस होता है और यहाँ पर लेबर इफिशियंसी वेरिएंसेस होता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड आवर्स होता है, यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट आता है। मतलब फॉर्मूले सबके सेम है। तो ये जल्दी से इसे कॉपी कर लो, फिर हम लोग एक चैप्टर इसमें से स्टार्ट करते हैं। हाँ भेज रहा हूँ, ये तुझे 2 फोटो भेज दिया करता है। अरे रुक ना बच्चा, भेज रहा हूँ, वेट तो कर। एक दिन बैठ के निकालना पड़ेगा सब। हो गया क्या?